गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार, जय भीम, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कैसे हो आप लोग? कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। ठीक है, जय परशुराम एक बच्चे ने लिख रखा है। बहुदेववाद की यही विशेषता है बच्चा, इतने हमारे देवी देवता हैं। जय सरस्वती, जय लक्ष्मी। ठीक है, हम लोग बच्चा पीडीएफ आपको मैंने दे दिया है। वुमेन वाला पीडीएफ मिला या नहीं मिला? भारत में महिलाओं के रक्षोपाय के लिए किए गए प्रयास, योजनागत प्रयास, जो वैधानिक प्रयास है, वो जो मैंने पढ़ाया है, उसका पीडीएफ मिला या नहीं मिला? बच्चा जो पीडीएफ था वो मिला या नहीं मिला? हम लोग भारत में महिला आंदोलन का टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, और भारत में महिला आंदोलन का टॉपिक ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा दिया था, मतलब पूरा डिटेल नहीं। महिला आंदोलन का अर्थ, भारत में महिला आंदोलन का अर्थ कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज रहा है। महिलाओं के साथ ढेर सारी समस्याएं जुड़ी रही है। महिलाओं के साथ जुड़ी इस समस्याओं के विरोध में, इन लिंग असमानता के विरोध में महिलाओं के द्वारा जो सामूहिक और संगठित प्रयास किया गया, उसी को महिला आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने महिला आंदोलन का कारण पे चर्चा किया था। महिला आंदोलन के क्या कारण रहे हैं भारत में, महिला आंदोलन के उद्भव के क्या कारण रहे हैं भारत में, और इस संदर्भ में हम लोगों ने लगभग 6-7 कारणों की चर्चा की थी। पहला कारण कि भारत में ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की निम्नतर स्थिति थी, उनके साथ ढेर सारी समस्याएं जुड़ी थी। यदि उनके साथ समस्याएं नहीं जुड़ी होती तो शायद महिला आंदोलन का उद्भव नहीं होता। तो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ी हुई समस्याएं भारत में महिला आंदोलन के उद्भव का एक प्रमुख कारण रहा है। ठीक है, अब किसी घटना को, किसी स्थिति को हम समस्या कैसे मानते, कहीं ना कहीं उसको देखने का हमारा नजरिया होता है। महिलाओं के साथ जो भी प्रथाएं थी वो कुप्रथा तब लगने लगी जब हमारा नजरिया बदल गया। यानी महिलाओं के साथ जुड़ी हुई जो भी घटना थी, चाहे वो सती प्रथा के रूप में हो, चाहे वो पर्दा प्रथा के रूप में हो, चाहे वो विधवा विवाह निषेध के रूप में हो, चाहे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता को लेकर, महिलाओं की उस स्थिति को उस समय के धर्म के द्वारा मान्यता प्राप्त थी।
इसलिए उस समय परंपरागत भारतीय समाज में उसको समस्या नहीं माना जाता था। लेकिन जब अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार हुआ, जब अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिकता के मूल्य मुट्ठी भर बुद्धिजीवियों के हाथों में, दिमाग में गया, और तब उन्होंने उस आधुनिकता के चश्मे से, आधुनिकता के नजरिए से जब महिलाओं की स्थिति को देखा, तो फिर महिलाओं की जो प्रथाएं थी अब उनको कुप्रथा नजर आने लगी। उनके साथ जो रीतियां जुड़ी हुई थी वो कुरीतियां नजर आने लगी। और तब आधुनिकता के नजरिए से महिलाएं कई तरह की समस्याओं से ग्रसित महसूस की जाने लगी, समझ में आने लगी। और फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, राइट। पहले मुट्ठी भर पुरुषों ने इसका विरोध किया सुधार आंदोलन के रूप में, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक हुई, धर्म के प्रभाव में कमी आई, तो बाकी लोगों में भी महिलाओं के साथ जुड़ी हुई ये प्रथाएं, ये रीतियां, कुरीतियां नजर आने लगी, कुप्रथा नजर आने लगी, और बाकी लोगों ने भी इसका विरोध करना शुरू किया। धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ आधुनिकता के मूल्यों के प्रचार प्रसार महिलाओं तक पहुंची, महिलाएं भी जागरूक हुई, और महिलाओं ने भी अपनी इस स्थिति के विरोध में संगठित आंदोलन करना शुरू किया। महिला आंदोलन का उद्भव शुरू हुआ। इधर यूरोप में जो महिलावादी आंदोलन चल रहा था, जो नारीवादी विचारधारा चल रही थी, उस विचारधारा का प्रभाव भी भारत की महिलाओं पर पड़ा। और महिला आंदोलन के उद्भव का एक कारण यूरोप में चल रहे नारीवादी आंदोलन या महिलावादी आंदोलन भी रहा। किसी भी सामाजिक आंदोलन के उद्भव और विकास में नेतृत्व और संगठन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आंदोलन एक सामूहिक और संगठित प्रयास होता है। तो केवल कुछ लोगों के मन मस्तिष्क में आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार पर्याप्त नहीं होता है किसी भी सामाजिक आंदोलन के उद्भव के लिए, बल्कि उन प्रसार के साथ, प्रसार तो कई लोगों में होता है, 100 लोगों में आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार हुआ, लेकिन उसमें 2-3 लोग आगे आए और समाज को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए। नेतृत्व, नेता, उन्होंने संगठन बनाया, और संगठन बना करके इन समस्याओं को दूर करने के लिए सामूहिक संगठित प्रयास करना शुरू किया। महिलाओं को मोबिलाइज करना शुरू किया, उनको अवेयर करना शुरू किया, अपने इस प्रयास में उनको सहभागी बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे महिला आंदोलन का विस्तार होता चला गया। तो कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के नेतृत्व और संगठनों का उद्भव भी भारत में महिला आंदोलन के लिए जिम्मेदार कारण रहा है। और फिर यातायात और संचार साधनों के विकास ने आधुनिकता के मूल्यों को प्रसारित करने का काम किया। परिणामतः यह महिला आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता चला गया। इसलिए जब हम महिला आंदोलन के कारणों की चर्चा करेंगे बच्चा, तो कारणों में हम इन्हीं सब कारणों की चर्चा करेंगे, ठीक है। आपने हेडिंग डाल दिया था, और हेडिंग डालने के बाद मैंने लिखवाया था नीचे एरो देकर पीडीएफ नोट्स। आपका टॉपिक है भारत में महिलाएं, भारत में महिला संगठन और महिला आंदोलन। मैंने ये बनवा दिया था मेरे ख्याल से, अगर नहीं बनवाया हूं तो दोबारा आप लिख लोगे। भारत में महिला आंदोलन का अर्थ, भारत में महिला आंदोलन के कारण, भारत में महिला आंदोलन के रूप में किए गए प्रयास, भारत में महिला आंदोलन का मूल्यांकन, ये 4 डायमेंशन था। और मैंने कहा था कि इसको ऐसे लिख करके आप लिख दो पीडीएफ नोट्स, ठीक है, पीडीएफ नोट्स डन। जिन्होंने नहीं लिखा है एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, ये सारे के सारे पीडीएफ नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। जिनका छूट गया होगा वो बाद में भी वीडियो को दोबारा लेकर के लिख लेंगे, और फिर मैं एक एक करके इसका डिटेल मैं आपको समझाता जाता हूं, दिखाता जाता हूं। सबसे पहले भारत में महिला आंदोलन का अर्थ हमने अभी आपको बताया। भारत में महिला आंदोलन का तात्पर्य ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में लिंग असमानता को दूर करने के लिए किए गए सामूहिक एवं संगठित प्रयास से है।
यानी भारत में ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की स्थिति निम्नतर रही है। भारत में महिलाएं कई तरह की समस्याओं से ग्रसित रही है। महिलाओं के द्वारा अपनी इन समस्याओं के विरोध में, महिलाओं के द्वारा इस पितृसत्तात्मकता के विरोध में, महिलाओं के द्वारा लिंग असमानता के विरोध में, लिंग असमानता को दूर करने के लिए किए गए सामूहिक और संगठित प्रयास को महिला आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। सेकेंड डायमेंशन था हमारा भारत में महिला आंदोलन के कारण, और कारण में हमने 6-7 कारणों को अभी बताया, वही कारण यहां पर पॉइंट में है। पहला कारण हम लोगों ने दिखाया कि महिलाओं की निम्न स्थिति, महिलाओं के साथ जुड़ी हुई ढेर सारी समस्याएं, पर समस्याएं पहले भी थी, महिला आंदोलन नहीं था क्योंकि धर्म के द्वारा इन समस्याओं को न्यायोचित ठहराया जा रहा था। दूसरा कारण आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार। परिणामतः जब आधुनिकता के चश्मे से देखा गया, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के चश्मे से देखा गया, आर्थिक चश्मे से देखा गया, तो महिलाओं के साथ जुड़ी हुई ये प्रथाएं कुप्रथा नजर आने लगी, अमानवीय नजर आने लगी, समस्या नजर आने लगी। आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार। तीसरा है आधुनिक शिक्षा का प्रसार। इसने भी लोगों की सोच को तार्किक और वैज्ञानिक बनाया और महिला आंदोलन को विस्तारित करने में अहम भूमिका निभाई। महिला आंदोलन में लोगों की सहभागिता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। चौथा कारण है भारत में महिला आंदोलन का सुधार आंदोलन का प्रभाव। ऑलरेडी पढ़े लिखे मुट्ठी भर बुद्धिजीवी भारत में सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार के रूप में सुधार आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे। इस संदर्भ में वो लोगों को जागरूक कर रहे थे, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी हुई कुरीतियां हो, चाहे जाति व्यवस्था में जुड़ी हुई कुरीतियां और असमानताएं हो, उस सब का विरोध कर रहे थे। जो भी अतार्किक मान्यताएं थी उसका विरोध कर रहे थे, जो अंधविश्वास था उसका विरोध कर रहे थे। परिणामतः इनका भी प्रभाव भारत में महिला आंदोलन पर पड़ा। तो सुधार आंदोलन का प्रभाव भी एक प्रमुख कारण रहा है। पांचवा कारण हम देते हैं तो महिलावादी आंदोलन ऑलरेडी वैश्विक स्तर पर घटित हो रहा था, वो भारत में उद्भव के पहले हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वैश्विक महिला आंदोलन का प्रभाव भी भारतीय महिला आंदोलन पर पड़ा, क्योंकि भारत की कुछ पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी महिलाएं जिनके पास इस वैश्विक महिला आंदोलन के बारे में खबर होती थी, जब इन वैश्विक महिला आंदोलन के बारे में वो पढ़ती थी तो पढ़ने के बाद उनमें भी एक अवेयरनेस आया, उनमें भी भारत में महिला आंदोलन के लिए एक अभिप्रेरणा मिली और उन्होंने महिला आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं नारीवादी विचारधारा और विश्व स्तर पर नारीवादी आंदोलनों का प्रभाव भी भारत में महिला आंदोलन के उद्भव का एक प्रमुख कारण रहा है। और फिर विभिन्न प्रकार के नेतृत्व और संगठनों का उद्भव। शुरुआती दिनों में ही आप देखोगे सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट भारत में महिला आंदोलन में सक्रिय रही, या फिर इंडियन वुमेन एसोसिएशन AWA, IWA, या फिर ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस जो कि 1927 में गठित किया गया, IWA 1917 में गठित किया गया। इस तरह से महिला संगठन बना करके महिलाओं के द्वारा आंदोलन का काम शुरू किया गया। आजादी के बाद ढेर सारे महिला संगठनों का जन्म हुआ, ढेर सारे महिला नेतृत्व का जन्म हुआ, अलग अलग विचारधारा पर आधारित महिला संगठन बने। समाजवादी महिलावादी विचारधारा पर आधारित अलग संगठन बना, तो लिबरल फेमिनिज्म विचारधारा पर आधारित अलग संगठन बना, रेडिकल फेमिनिज्म पर आधारित विचारधारा पर अलग संगठन बना, इको फेमिनिज्म की विचारधारा पर आधारित अलग संगठन बना, ब्लैक फेमिनिज्म की विचारधारा से प्रभावित भारत में दलित फेमिनिज्म, दलित महिलाओं ने ब्लैक फेमिनिज्म के तर्ज पर अलग संगठन बना करके प्रयास करना शुरू किया। तो अलग अलग समस्याओं को लेकर के भारत में ढेर सारे महिला नेतृत्व का जन्म हुआ, ढेर सारे महिला संगठनों का जन्म हुआ और भारत में महिला आंदोलन शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं महिला आंदोलन के उद्भव विकास के कारणों में हम एक कारण विभिन्न प्रकार के नेतृत्व और संगठनों का उद्भव दे सकते हैं। और यातायात और संचार के साधनों का विकास जो महिलावादी विचारधारा है उसको प्रसारित करने में, महिला आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर फैलाने में, महिलाओं को आधुनिकता के मूल्यों को प्रसारित करके विभिन्न महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में उन्हें जागरूक करने में और महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता को बढ़ाने में, महिला आंदोलन के साथ अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने में कहीं ना कहीं यातायात और संचार साधनों का विकास एक महत्वपूर्ण कारण रहा है।
इसलिए हम भारत में महिला आंदोलन के प्रमुख कारणों में इसको भी एक कारण मानते हैं। ठीक है। और तब बारी आती है हमारा किए गए प्रयास, इस संदर्भ में क्या क्या प्रयास किया गया भारत में महिला आंदोलन के रूप में किए गए प्रयास। ठीक है। अब आप एक डायग्राम बना लो और इस डायग्राम को बना करके और यहां पर भी आप पीडीएफ नोट्स लिख दो तो ज्यादा ठीक रहेगा बच्चा। ये डायग्राम बना लो, तब फिर हम लोग इसको आगे एक्सप्लेन करते। प्रथम चरण 1901 से 1932, द्वितीय चरण 1947 से 1970, तृतीय चरण 1970 से 1990, चतुर्थ चरण 1990 से अब तक। ठीक है। मैं अभी आ रहा हूं बच्चा 1932 से 1942 के बीच में क्या हुआ था। भारत में महिला आंदोलन को 4 चरणों में बांट के देखा जाता है। ये मुख्य चरण है और इसी संदर्भ में देखा जाता है कि भारत में महिला आंदोलन किस किस रूप में सक्रिय रहा और किस किस रूप में प्रयास किया गया। ऐसे महिलाओं में महिलाओं के अधिकारों को लेकर के अवेयरनेस 1901 के पहले भी आ गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, कई पढ़ी लिखी महिलाएं भी अपने अधिकारों के बारे में अवेयर होती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से भारत में महिला आंदोलन का उद्भव 1901 से माना जाता है। 1901 से 1932 के चरण को पहला चरण माना जाता है। और इस काल में जो प्रमुख मुद्दे थे वो बहुत क्रांतिकारी मुद्दे नहीं थे महिलाओं के। इस काल में जो प्रमुख मुद्दे थे वो बहुत क्रांतिकारी मुद्दे नहीं थे। भारत में महिलाएं पश्चिमी देशों की तर्ज पर वोट देने की मांग कर रही थी। उनको तो हर अधिकार से वंचित कर दिया गया था, तो पहला डिमांड तो यही था कि भाई वोट देने का अधिकार दिया जाए। महिला आंदोलन के मुद्दों में यही था, वोट देने का अधिकार, मताधिकार का अधिकार, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। इनका मानना था कि शिक्षा प्राप्ति का अधिकार मिलेगा तो महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी तो परिवार का भी कल्याण होगा, महिला का भी कल्याण होगा। और इस काल की महिला आंदोलन की एक विशेषता थी बच्चा कि इसमें महिलाओं के जो संगठन हुआ करते थे उसमें महिला पुरुष सहभागिता भी थी, यानी केवल महिला सहभागिता ही नहीं थी। यानी हम कह सकते हैं कि 1901 से 1932 तक के काल का महिला आंदोलन पुरुष प्रतिस्पर्धी नहीं था, पुरुष विरोधी नहीं था। 60 के दशक में यूरोप में रेडिकल फेमिनिज्म आता है, तो इंडिया में 60-70 के दशक में इंडिया में महिला संगठन या महिला आंदोलन पुरुष विरोधी होता है। यहां तक तो सब साथ में मिलकर चल रहे थे। महिलाओं की निम्नतर स्थिति को सामाजिक समस्या के रूप में देखा जा रहा था, इसका कारण समाज को माना जा रहा था और समाज के द्वारा इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। 1970 में इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन का गठन किया गया। मैंने 1917 में इस काल के जो प्रमुख संगठन रहे, ऑल इंडिया वुमेन्स कांग्रेस AIWC 1927 में बनाया गया। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, हम 2 नाम
प्रमुखता ले सकते हैं, जो इस काल की प्रमुख नेता थी, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर के प्रयास किया, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के इन्होंने कुछ काम किया। ये लोग 1917 में चेम्सफोर्ड से मिले। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड का नाम आपने सुना होगा। चेम्सफोर्ड से मिले, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में चेम्सफोर्ड से मिले और उन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार की मांग की। देखो, ये वो काल था जब यूरोप के देशों में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। विश्व महिला आंदोलन में मोटे तौर पे हम लोगों ने देखा, पढ़ा कि कैसे 1944 में फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, 1948 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, 1969 में स्विट्जरलैंड में इन 1969 महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले, यही इनकी प्रमुख मांग थी। और इसी मांग को लेकर के सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में एक महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल चेम्सफोर्ड से मिलता है और कहता है कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। इधर महिला संगठन महिलाओं के शिक्षा की मांग को लेकर के प्रयासरत था, मांग कर रहा था कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो सरकार ने भी सोचा कि नहीं, ठीक है, महिलाओं को भी पढ़ाई लिखाई का अवसर मिलना चाहिए। और आश्चर्य होगा बच्चा कि 1927 में महिलाओं के शिक्षा का क्या आधार हो, इस पर हमारी सरकार द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। ध्यान से सुनो। और उसमें कहा गया कि महिला को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन उन शिक्षा का पाठ्यक्रम में किन किन चीजों को शामिल किया जाए। जो पुरुषों को शिक्षा दी जाती है वो महिलाओं को देने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के शिक्षा के पाठ्यक्रम में, महिलाओं के शिक्षा के आधार के रूप में स्वीकार किया गया 1927 में कि महिलाओं को मातृत्व का ज्ञान होना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा दिया जाए। क्या शिक्षा दिया जाए भाई? बच्चा को अच्छा से कैसे पालन पोषण करे, बच्चा की देखभाल कैसे करें, कैसे दूध पिलाएं, कैसे दवा खिलाएं, अचानक बच्चे को खांसी हो जाए तो क्या खिलाएं क्या पिलाएं, अचानक बच्चे की तबीयत खराब हो तो क्या खिलाएं क्या पिलाएं। सोचो, महिला शिक्षा के आधार के रूप में दूसरा आधार स्वीकार किया गया इस प्रस्ताव में कि महिलाओं को घर को सुंदर बनाने का ज्ञान होना चाहिए। घर को साफ सुथरा और सुंदर कैसे बनाएं, इसकी शिक्षा देनी चाहिए। यानी महिलाओं के शैक्षिक पाठ्यक्रम में ये सब शामिल होना चाहिए। और इसीलिए होम साइंस महिलाओं के लिए कालांतर में होम साइंस को एक महिलाओं के लिए ही एक शैक्षिक पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया, एक पढ़ाई के रूप में स्वीकार किया गया। और तीसरा आधार था कि सामाजिक कल्याण, महिलाओं को सामाजिक कल्याण में योगदान देना चाहिए, सोशल वेलफेयर में महिलाओं की भूमिका का निर्वहन किया जाना चाहिए। इसलिए इसके बारे में भी महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी महिलाओं द्वारा शिक्षा प्राप्ति की मांग को लेकर जब प्रयास किया जा रहा था तो सरकार ने महिलाओं को शिक्षा देने पर सहमति जताई और महिलाओं के शिक्षा का क्या आधार हो, इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया। और 3 आधार महिला शिक्षा के लिए प्रस्ताव में पारित किया गया। मातृत्व का ज्ञान होना चाहिए, घर को सुंदर बनाने का, साफ सुथरा रखने का ज्ञान होना चाहिए, समाज कल्याण में भूमिका निर्वहन का ज्ञान होना चाहिए। सोचो, और आश्चर्य होगा कि यही शिक्षा दीक्षा आजादी के बाद भी ऑलमोस्ट चलती रही। आजादी के बाद महिला विकास नीति हम लोग पढ़ चुके हैं, कल्याणकारी नीति पर बल दिया गया, महिलाओं के कल्याण पर बल दिया गया। इसलिए मैंने कहा था कि जब 1974 में महिलाओं के विकास पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई, महिलाओं की स्थिति पर, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया पर जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में महिला विकास के लिए जो प्रयास किया गया है वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन प्रयासों में महिलाओं को एक अच्छी मां, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बेटी बनाकर घर की 4 दीवारी में बंद रखने का ही प्रयास किया गया। महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास नहीं किया गया, महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने का प्रयास नहीं किया गया, लिंग असमानता को दूर करके लिंग समानता लाने का प्रयास नहीं किया गया। तो ये शुरुआती महिला आंदोलन के रूप में प्रयास था। 1930 में बच्चा इस दिशा में काम होता है। महिला आंदोलन की मांग पर एक गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सरकार देने के लिए प्रस्ताव लाती है और सरकार
इंग्लैंड की सरकार ऑलरेडी इन्हीं आधारों पर इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे चुकी थी। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार थोड़ा सा 1918 में मिल जाता है, फिर 1928 में मिलता है और फिर 1948 में मिलता है। 1928 में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार इंग्लैंड सरकार ने अपने देश की महिलाओं को दिया था, उसी को आधार बना करके इंग्लैंड की सरकार भारत की महिलाओं को वोट देने का अधिकार देती है और 3 आधारों पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाता है। पहला आधार ग्रेजुएट महिलाएं, उन्हीं महिलाओं को वोट देने का अधिकार होगा जो ग्रेजुएट होंगी, जो 21 वर्ष से ऊपर की होंगी और जो ग्रेजुएट होंगी। अरे भाई, महिला और पुरुष डेमोक्रेसी है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, इसमें किसी भी वयस्क स्त्री या पुरुष को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। आज के डेमोक्रेसी में यही है। लेकिन नहीं, पुरुषों को मिलेगा, महिलाओं को नहीं मिलेगा। उन्हीं महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलेगा जिनकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर है और जो ग्रेजुएट है। दूसरा, उन विधवा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलेगा जिनके पति को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। अगर हस्बैंड को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, हस्बैंड एक्सपायर कर गया, तब उस विडो को वोट देने का अधिकार मिलेगा। लेकिन जब तक पति जिंदा है तब तक उसकी पत्नी को वोट देने का अधिकार नहीं, यदि ग्रेजुएट नहीं है तो। क्लियर? और तीसरा आधार बनाया गया बच्चा, पति की संपत्ति के आधार पर। पति की संपत्ति अगर है, यानी बहुत अमीर परिवार की महिलाएं हैं, पति के पास ढेर सारा संपत्ति है, उसको वोट देने का अधिकार। इस तरीके से वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन इस अधिकारों की जो रूपरेखा रही वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्की से प्रभावित रही, सत्तात्मकता से प्रभावित रही। वहां पर भी लिंग समानता के तत्व विद्यमान रहे। परिणाम क्या हुआ? AIWC ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उसने कहा कि नहीं, हमें पति के नाम के आधार पर वोट देने का अधिकार नहीं चाहिए, किसी कंडीशन के आधार पर कंडीशनल वोट देने का अधिकार नहीं चाहिए। हमें एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में वोट देने का अधिकार चाहिए। हम महिला हैं, वयस्क हैं, बस ये काफी है। जिन आधारों पर पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया, उन्हीं आधारों पर महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। AIWC ने इसका विरोध किया और यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, वोट देने का अधिकार नहीं मिला बच्चा। इधर अंग्रेज फुट डालो राज करो की नीति अपना रहे थे। 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड आता है और कॉमनवेल्थ अवार्ड में अंग्रेजों द्वारा विधानसभा में महिलाओं को, ठीक है, 2.5% आरक्षण दिया गया। याद करो, विधानसभा में महिलाओं को 2.5% आरक्षण दिया गया समुदाय के आधार पर। कॉमनवेल्थ अवार्ड के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। समुदाय के आधार पर मुस्लिम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। स्वाभाविक सी बात है कि इसको भी हिंदू महिलाएं स्वीकार नहीं करेगी। AIWC ने, हिंदू महिलाओं ने इसका विरोध किया, कहा कि नहीं, आरक्षण देना है तो स्वतंत्र महिला के आधार पर आरक्षण दीजिए। महिला हैं, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक समाज रहा है, ऐतिहासिक रूप से लिंग असमानता विद्यमान रही है, इसलिए महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाओं में किसी खास विशेष समुदाय की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो भेदभाव करने वाला है, ये फूट डालने वाला है। AIWC ने इस कॉमनवेल्थ अवार्ड का विरोध किया बच्चा, लेकिन उसी समय, उस समय थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इस कॉमनवेल्थ अवार्ड का समर्थन किया। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इन 1932 में आया था, इस कॉमनवेल्थ अवार्ड का समर्थन किया। रिजल्ट क्या हुआ? इमीडिएट इंदिरा गांधी ने एंट्री मारी, महात्मा गांधी ने एंट्री मारी। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन कहीं ना कहीं बिखर रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि हे महिलाओं, अभी अपनी मांग को छोड़ो, अपने महिला आंदोलन को बंद करो, आओ पहले स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो, आओ पहले मिलजुल कर अंग्रेजों को भगाते हैं। अंग्रेजों को जब भगा लेंगे तब जाकर हम लोगों को सारे अधिकार मिल जाएंगे। 1932 के बाद सारे महिला संगठन, महिला आंदोलन, महिलाओं के मुद्दे को त्याग कर अंग्रेज भगाओ के मुद्दे में लग गए, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए।
इसलिए हमने लिखा है कि 1932 से लेकर 1947 तक का महिला आंदोलन नहीं रहा। इसलिए इस पीरियड में महिला आंदोलन की चर्चा हमने नहीं की। अभी अभी एक बच्चे ने पूछा था कि सर 1932 से 1947 तक के काल में महिलाएं क्या करती रही, तो मेरा उत्तर है कि 1932 से 1947 तक के काल में महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहभागिता दर्ज करती रही। महिलाओं के मुद्दे को लेकर के महिला आंदोलन नहीं के बराबर रहा। फिर दूसरा चरण हमारा शुरू होता है 1947 से 1970। पहले चरण की पहले हम बात कर ले बच्चा, आपके सामने है प्रथम चरण 1901 से 1932। हमने अलग अलग पार्ट वाइज कर दिया है। प्रथम चरण में प्रमुख मुद्दे क्या रहे, प्रमुख लक्षण क्या रहे, प्रमुख नेता या संगठन क्या रहे और क्या क्या प्रयास किया गया। तीन ही चीज होना चाहिए। ये तीनों चीज अलग अलग हेडिंग डाल करके मैंने दिखा दिया है। प्रथम चरण में प्रमुख मुद्दे या लक्षण रहे मताधिकार की मांग पर बल, शिक्षा द्वारा महिला और परिवार कल्याण पर बल, प्रत्येक संगठन में महिला सहभागिता पर बल, न कि केवल महिला सहभागिता पर, अर्थात महिला आंदोलन इस पीरियड में पुरुष प्रतिस्पर्धी नहीं था, पुरुष प्रतिस्पर्धी नहीं था, पुरुष प्रतिस्पर्धी नहीं था। ठीक है। प्रमुख संगठन या नेता तो इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन IWA 1917, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस AIWC 1927 और एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू आदि। इनके नेतृत्व में, इन संगठनों के नेतृत्व में, इन महिलाओं के नेतृत्व में क्या किया गया, किए गए प्रयास। तीसरा हमारा डायमेंशन है प्रमुख घटनाएं या किए गए प्रयास। डन। आपके सामने है 1917 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में महिला प्रतिनिधि मंडल चेम्सफोर्ड से मिला और वोट देने के अधिकार की मांग की। 1927 में महिला आंदोलन की मांग पर महिलाओं के शिक्षा का आधार क्या हो, महिलाओं के शिक्षा का आधार क्या हो, इस पर प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। महिलाओं के शिक्षा का आधार क्या हो, इस पर प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव में रखा गया महिलाओं को मातृत्व का ज्ञान होना चाहिए, घर को खूबसूरत बनाने का ज्ञान होना चाहिए और समाज कल्याण में भूमिका निर्वहन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। दूसरी घटना हम लोग दे रहे हैं 1930 में महिला आंदोलन की। तीसरी घटना है आपकी 1930 में महिला आंदोलन की मांग पर गोलमेज सम्मेलन में 3 आधार पर महिलाओं को वोट देने का प्रस्ताव लाया गया। 21 वर्ष से ऊपर की स्नातक महिलाएं, पति के संपत्ति के आधार पर, विधवा जिसके पति को वोट देने का अधिकार प्राप्त था और 21 वर्ष से ऊपर की स्नातक महिलाएं। ठीक है। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ने, महिला संगठनों ने इसका विरोध किया और स्वतंत्र नागरिक के रूप में वोट देने के अधिकारों की। डन। इसके बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड लाया गया 1932 में और इसमें महिलाओं को विधानसभा में सहभागिता के लिए समुदाय के आधार पर आरक्षण दिया गया। 2.5% आरक्षण दिया गया। AIWC द्वारा इसका भी विरोध किया गया और स्वतंत्र महिला के रूप में आरक्षण की मांग की गई, परंतु मुस्लिम महिलाओं ने, प्रतिनिधियों ने इसका समर्थन किया। फलतः महिला आंदोलन 2 भागों में बट गया और कमजोर हो गया। फलतः सभी महिला संगठन स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और महिला आंदोलन एक प्रकार से 1947 तक निष्क्रिय रहा। ठीक है, नहीं रहा। अब दूसरा चरण हम देते हैं बच्चा, महिला आंदोलन का द्वितीय चरण, जो आपके 1947 से 1970। अब थोड़ा सा मेरे चेहरे की तरफ ध्यान दो, आप स्लाइड से ध्यान हटा लो। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आधुनिक भारतीय समाज बनाने का लक्ष्य लक्षित किया, एक लोकतांत्रिक समाज बनाने का लक्ष्य लक्षित किया, एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लक्षित किया, एक समतामूलक समाज बनाने का लक्ष्य लक्षित किया, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित समाज बनाने का लक्ष्य लक्षित किया। इनको प्रस्तावना में डाला और इन्हीं मूल्यों पर आधारित मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को देने के लिए संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में इनको अधिकार प्रदान किया गया। यानी किसी भी तरह का लिंग असमानता नहीं, बल्कि लिंग समानता से युक्त भारतीय समाज की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक प्रकार की असमानता को दूर किया जाएगा, लिंग समानता को दूर किया जाएगा।
आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के जो भी प्रोविजन है या जो भी बाकी फंडामेंटल राइट्स के जो प्रोविजन है, इसमें महिलाओं की जितनी भी मांगे थी वो सब पूरी कर दी गई कानून के माध्यम से। महिलाएं खुश। अब महिलाओं को जो वोट देने के अधिकार की मांग कर रही थी, शिक्षा प्राप्ति के अधिकार की मांग कर रही थी, आजादी के बाद तो उनकी सारी मांगे पूरी कर दी गई, बहुत सारे अधिकार दे दिए गए। स्वाभाविक सी बात है कि इस पर महिला आंदोलन अब और करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। इसलिए 1947 से 1970 तक के पीरियड को महिला जो संगठन थे वो वेलफेयर का काम करने लगे। ढेर सारे महिला संगठन, महिलाएं जो थी, नेता थी, वो वेलफेयरिज्म का काम करने लगी एक्टिविस्ट के रूप में। और महिला आंदोलन एक प्रकार से निष्क्रिय रहा। कहीं कहीं कुछ कुछ आंदोलनों में महिलाओं की सहभागिता रही इस पीरियड में। तेलंगाना आंदोलन में, नक्सलवाड़ी आंदोलन में कुछ संगठन या कुछ महिलाएं सक्रिय रही, जैसे आंध्र महिला सभा, कस्तूरबा उत्थान मंडल आदि, या फिर कुछ महिलाएं अबला बहन, सबला बहन आदि सक्रिय रही। ठीक है, इस तरीके से 1970 तक महिला आंदोलन और महिला संगठन रिलैक्स जोन में रहा, क्योंकि अब सारे अधिकार मिल चुके थे, तो अब अधिकार मांगने का कोई लॉजिक नजर नहीं आता था। राइट। बट 1970 से ही एक चीजें दिखाई देने लगी कि महिलाओं की स्थिति बहुत नहीं सुधरी है। 1970 में, अब ध्यान दो, विश्व महिला आंदोलन में रेडिकल फेमिनिज्म का उभार हो चुका था। 1970 में महिला आंदोलन प्रतिस्पर्धी, पुरुष प्रतिस्पर्धी हो चुका था वैश्विक स्तर पर। भारत पर भी उसका असर पड़ने लगा। 1974 में महिलाओं की स्थिति पर जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई बच्चा, तो उस रिपोर्ट में ये चीजें सामने आई। हालांकि उसके पहले भी धीरे धीरे ये चीजें अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से सामने आ रही थी, अखबार में निकल रहा था, किसी का आर्टिकल आ रहा था, लोगों का लेखों के माध्यम से आ रही थी कि भारत सरकार महिलाओं के वेलफेयर पॉलिसी के रूप में जो काम कर रही है उसमें लिंग समानता की स्थापना नहीं हो पा रही है, बल्कि इनके माध्यम से महिलाओं को एक मां, पत्नी और बेटी के रूप में अधीनता के मूल्यों को ही इंजेक्ट किया जा रहा है। एक बेटी को मां बाप के अधीन रहना चाहिए, एक पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए, एक मां को बच्चों के अधीन रहना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित भारत सरकार के प्रयास नहीं है। इस तरह की चीजें शुरू हो गई थी और 1970 में अब कुछ कुछ मुद्दों पर महिला आंदोलन सक्रिय होना शुरू हो गया था। इसलिए महिला आंदोलन का जो तृतीय चरण शुरू होता है बच्चा, वो 1970 से 1990 के काल को हम कहते हैं। थर्ड फेज ऑफ वुमेन मूवमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1970 टू 90। अब इस काल के मुद्दे क्या क्या रहे? तो सबसे पहले तो 70 के दशक में पर्यावरण वाले मुद्दे को लेकर के 73 में, आई थिंक 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ, याद होगा। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जहां ठेकेदारों के द्वारा पेड़ काटे जा रहे थे, तो वहां पर महिलाएं पेड़ों से चिपक गई और चिपको आंदोलन शुरू हुआ। यानी पर्यावरण के मुद्दे को लेकर के महिलाओं ने आंदोलन करना शुरू किया। वही 80-83 में, 80-84-85 तक आते आते, 80 के दशक तक आते आते वंदना शिवा ने इस दिशा में एक अग्रणी भूमिका निभाई, जिसको हम इको फेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, वैश्विक स्तर पर इको फेमिनिज्म का उभार हो चुका था। भारत में भी इको फेमिनिज्म के प्रमुख नेता के रूप में वंदना शिवा को जाना जाता है और इन्होंने पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर के आंदोलन करना शुरू किया। महिला आंदोलन का इस काल का एक प्रमुख मुद्दा। इस काल का एक दूसरा प्रमुख मुद्दा था जेपी आंदोलन के रूप में। जयप्रकाश नारायण का नाम आपने सुना होगा। बिहार के जब आंदोलन में थे, तो इनके नेतृत्व में जमीन पर समान अधिकार को लेकर के मांग चल रही थी और इसी में नीलम, मानसी, कई महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। और हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, उस पर महिलाओं का नाम भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं
हम 2006 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं इन सभी आंदोलनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और सरकार इस दिशा में कानून बनाने के लिए तैयार है। तो महिला जमीन पर समान अधिकार की मांग इसका एक प्रमुख मुद्दा था। इधर महिलाओं का उत्पीड़न और दहेज को लेकर के हत्याएं चल रही थी। 70-80 के दशक में खास करके दहेज हत्या, दहेज प्रथा चरम पर थी। तो इस दहेज के मुद्दे को भी 80-90 के दशक में उठाया गया। महिला का उत्पीड़न जो हो रहा था उस मुद्दे को भी 80-90 के दशक में उठाया गया। उधर मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मुद्दा भी इस दशक में प्रमुख मुद्दा रहा। खास करके साहबानो प्रकरण को लेकर के मैंने आपको कहा था, जो 84-85 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने पलट दिया था। कई जगहों पर मैंने साहबानो प्रकरण का जिक्र किया है। तो साहबानो प्रकरण भी इंडियन सोसाइटी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था। तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मुद्दा भी इस काल का प्रमुख मुद्दा रहा। ठीक है, तृतीय चरण 1970 से 1990 इस काल का प्रमुख मुद्दा रहा। पर्यावरण संघर्ष, बढ़ती महंगाई, जमीन पर समान अधिकार का मांग, महिला उत्पीड़न, दहेज हत्या, मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे प्रमुख रहे। इस काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं थोड़ा सा हम नजर डाल दे तो गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की प्रमुख गौरा देवी, बाद में सुंदरलाल बहुगुणा दिल्ली से जाकर के चिपको आंदोलन का लीडरशिप लिया उन्होंने, नेतृत्व किया उन्होंने। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से आंदोलन प्रसिद्ध हो गया। बट इस आंदोलन को जन्म देने वाली वहां की महिला गौरा देवी थी। जब ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके सरकारी अधिकारियों ने वहां के सारे पुरुषों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बुला लिया। अब पहाड़ों पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहाड़ से जो पहाड़ी रास्ते से आया है वो उसको पहुंचने में रात हो जाएगा। सुबह के 10 बजे तक सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आना है। अगल बगल के सारे गांव के पुरुष डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले आए और उसी 12 बजे ठेकेदार लोगों को कह दिया गया कि इस पीरियड में कोई पुरुष नहीं है, जाओ और जंगल को काटो, जो लकड़ी काटना है लेकर के आओ। जैसे ही वो काटने गए वहां पर खबर केवल गांव में महिलाएं थी, महिलाओं के बीच फैली और उसी में से एक महिला गौरा देवी थी। वो महिलाओं को मोबिलाइज किया, सारे महिलाओं को लेकर के जंगल में आ गई और पेड़ों से चिपक गई कि पहले हमें काटो तब पेड़ों को काटो। तो गौरा देवी एक प्रमुख नेता रही चिपको आंदोलन की। इसके बाद 1980 में के बाद वंदना शिवा इको फेमिनिज्म को लेकर के, पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर के आंदोलन इनके नेतृत्व में सक्रिय रहा। ठीक है, 80 में इको फेमिनिज्म। इसके बाद 1970 के दशक में जेपी आंदोलन में बोधगया में मणिमाला, मानसी, नीलम के द्वारा भूमि के पुनर्वितरण में पुरुषों के साथ महिलाओं का नाम दिए जाने की मांग की गई। तो उसको लेकर के आंदोलन रहा। 1970-80 में मृणाल गोले और अहिल्या रंगीकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र में, ये दोनों महाराष्ट्र की नेता रही है, इन्होंने महंगाई के विरोध में आंदोलन किया। 1960-70 से 80 के दशक में 1974 में महिलाओं के विकास पर रिपोर्ट जारी की गई, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, और महिलाओं की इस रिपोर्ट में निम्नतर स्थिति का खुलासा हुआ और कहा गया कि महिला विकास की जो दिशा है, सरकार की जो महिला विकास की नीति है, कल्याणकारी नीति, ये बहुत ठीक नहीं है। मैंने अभी उसके बारे में बताया। इसकी आलोचनाएं हुई। जब आलोचना हुई बच्चा, इधर 70 के दशक में कुछ और घटनाएं घटती है। 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। 1975 से 1985 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यानी कह सकते हो कि विश्व महिला आंदोलन पीक पे होता है उस समय। 1970-80 तक विश्व महिला आंदोलन 3 मुख्य विचारधाराओं पर आधारित हो चुका रहता है, लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म। 3 विचारधाराओं पर आधारित होकर के महिला आंदोलन चल रहा होता है। उसका असर भारत में भी महिला आंदोलन पर पड़ता है और 70 के बाद 74 के बाद तो फिर टिड्डी की तरह भारत में महिला आंदोलनों का उभार होता है। ढेर सारे महिला संगठन उभर करके सामने आते हैं। ठीक है, 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष एवं 1975 से 85 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में यूएन द्वारा घोषणा। फलतः वैश्विक महिला आंदोलन के प्रभाव स्वरूप भारत में महिला आंदोलन तीव्र। इस काल में ध्यान देना, इस काल में घरेलू श्रम को श्रम का दर्जा दिया जाना चाहिए। सोशलिस्ट फेमिनिज्म का प्रमुख मुद्दा था, वैश्विक स्तर पर उभर चुका था।
लेकिन इस काल में यहां पर नहीं उभरा था, इंडिया में नहीं उभरा था, ये उपेक्षित रहा। ये 90 के बाद आया। या फिर खेतों में काम करने वाली महिलाओं की समस्या को लेकर के भी ये लोग काम नहीं कर रहे थे, 90 के बाद आए। जब भारत में समाजवादी महिलावाद प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू किया, तब जाकर के महिलाओं के इन दोनों ही आर्थिक मुद्दे को भारत में उठाया गया। तीसरे चरण के महिला आंदोलन में ये मुद्दे उपेक्षित रहे और समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने वाला मुद्दा भी 90 तक भारत में नहीं उठाया, क्योंकि उसके पहले तो पश्चिमी देशों में उठाया गया था। मैंने पहले भी कहा है कि न्यूयॉर्क से 1970 से समलैंगिक संबंधों को लेकर के खास करके गे मूवमेंट शुरू होता है और समलैंगिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत होती है। उस समय तो यूरोप में ही ये चल रहा था, अमेरिका में ये चल रहा था। भारत में 90 के बाद ये तीनों के तीनों मुद्दे उभर करके सामने आते हैं। तो इस काल में घरेलू श्रम, समान मजदूरी, खेतीहर महिलाओं की समस्या, समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने जैसे मांग उपेक्षित रहे। ठीक है, और फिर अब बारी आती है 90 के बाद, यानी चतुर्थ चरण, फोर्थ स्टेज 90 के बाद। और 90 के बाद ये मुद्दे प्रमुख हुए। अगर हम 90 के बाद महिला आंदोलन की चर्चा करें तो हम इनको विचारधाराओं में विभक्त करके कर सकते हैं। अलग अलग विचारधाराओं पर आधारित जो महिला संगठन था, वो अलग अलग मांगों को लेकर के भारत में महिला आंदोलन को सक्रिय किया और आज भी सक्रिय है। कामकाजी महिलाओं का मुद्दा, जो नौकरी करने वाली महिलाएं, उनका मुद्दा समाजवादी महिलावाद द्वारा उठाया गया। समान काम के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुष में वेतन का भेद नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे को समाजवादी महिलावाद द्वारा उठाया गया। यानी आप कह सकते हो कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे थे, वो सोशलिस्ट फेमिनिज्म के मुद्दे थे, सोशलिस्ट फेमिनिज्म द्वारा उठाया गया। महिलाओं की पारंपरिक हुनर को, कौशल को आर्थिक मूल्यांकन किया जाए उसका। महिलाएं स्वेटर बुन देती है, उसका कोई आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता। महिलाएं घर का काम करती है, उसका कोई आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता। घरेलू काम को काम का दर्जा दिया जाए, ये पश्चिमी देशों में सोशलिस्ट फेमिनिज्म के द्वारा उठाया जा चुका था बच्चा, बट भारत में 1990 के बाद उठाया जाता है समाजवादी महिलावाद के द्वारा। उदारवादी महिलावाद, लिबरल फेमिनिज्म जो है, वो हमेशा महिलाओं के नागरिक अधिकारों की वकालत करता है। स्वतंत्रता, समानता, कहीं पर भी स्वतंत्र आने जाने की स्वतंत्रता, इन मुद्दे को लेकर के लिबरल फेमिनिज्म काम करता है। भारत में भी लिबरल फेमिनिज्म के द्वारा महिलाओं से जुड़े हुए अत्याचार के मुद्दे, उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया। महिलाओं की पिटाई, दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए आंदोलन शुरू किया गया। वेश्यावृत्ति के मुद्दे को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया। अश्लील साहित्य और चित्र का प्रदर्शन महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है, इसको रोका जाना चाहिए, इसको लेकर के महिला आंदोलन शुरू किया गया। परिणामतः आप देखोगे, जब हम लोगों ने संवैधानिक और वैधानिक प्रयास पढ़ा, तो कानूनी प्रयास में 2000 के बाद 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम लाया जाता है। 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के मामले को रोकने के लिए कानून बनाया जाता है। आप समझ रहे हो, ये महिला संगठन ही थे जो सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। तेजाब हमला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कहो, या विशाखा और राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश कहो, खास करके कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए, यौन शोषण को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं कोर्ट में ये महिला संगठन के लोग जाते थे, महिला ये जाती थी, महिला नेत्री जाती थी। तो महिला आंदोलन के प्रमुख मुद्दे में रहा बलात्कार, कार्यस्थल पर यौन शोषण, ये सब मुद्दे लिबरल फेमिनिज्म के प्रमुख मुद्दे रहे बच्चा। ये सब मुद्दे उदारवादी महिलावाद के प्रमुख मुद्दे रहे। चतुर्थ चरण, कामकाजी महिलाओं के मुद्दे, समान वेतन पर जोर, महिलाओं की पारंपरिक हुनर, डैश डैश डैश, समाजवादी महिलावाद द्वारा। और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, पति के द्वारा पिटाई आदि 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 जितनी भी चीजें हैं, ये लिबरल उदारवादी महिलावाद द्वारा। कार्यस्थल पर यौन शोषण का विरोध, बलात्कार संबंधित मुद्दे, ये सब उदारवादी महिलावाद के प्रमुख एजेंडा था। और इनको लेकर के उदारवादी महिलावादी विचारधारा पर आधारित जितने भी महिला संगठन थे, इन महिला संगठनों ने इन मुद्दे को लेकर के आंदोलन किया, सरकार पर दबाव बनाया, सरकार से कानून बनाने का आग्रह किया, रोकने का आग्रह किया, आदि आदि। इधर इसी पीरियड में जो 90 के दशक तक मैंने कहा था उपेक्षित रहा, वो क्या,
समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने, 377 के दायरे से बाहर निकालने का मांग, ये मांग चतुर्थ चरण में आगे बढ़ी। खास करके 2000 के बाद इस मांग को लेकर के प्रयास तीव्र किया गया, 90 के बाद, 2000 के बाद, और फाइनली आपने देखा कि कैसे शुरू में 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 377 को निरस्त किया गया। 2013 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 377 को बहाल किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाते हुए समलैंगिक संबंधों को 377 के दायरे से बाहर निकाल दिया, यानी अपराध के क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। अब वो अपराध नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरह के कानूनी प्रयासों के पीछे इन महिला आंदोलनों की भूमिका प्रमुख रही है। तो समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने के मुद्दे रेडिकल फेमिनिज्म के प्रमुख मुद्दे रहे। पुरुष सत्ता का विरोध रेडिकल फेमिनिज्म के प्रमुख मुद्दे रहे हैं। यानी हम कहें तो मेनली 90 के बाद भारत में भी महिला आंदोलन पुरुष प्रतिस्पर्धी हो गया। और वो महिलाएं, सारी की सारी महिलाएं नहीं, कुछ महिलाएं आर्थिक पर बल देती है, उनकी एक अलग गुट है। कुछ महिलाएं केवल महिला अधिकारों की बात करती है, उनका अलग गुट है। कुछ महिलाएं इन सभी सिचुएशन के लिए पुरुषों को उत्तरदायी ठहराती है, पुरुषों को कटघरे में खड़ा करती है। वो महिलाएं और उनके संगठन अलग हैं और उन्होंने समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने, पुरुष सत्ता का विरोध करने के रूप में आंदोलन जारी रखा और आज भी जारी रखे हुए है। तो ये है आपका रेडिकल फेमिनिज्म। भारत में भी जैसे यूरोप में बच्चा ब्लैक फेमिनिज्म आया, याद करो, महिला संगठन हुआ करता था। महिला संगठन में गोरी महिलाएं भी होती थी, काली महिलाएं भी होती थी। गोरी महिलाएं काली महिलाओं को भाव नहीं देती थी, उनकी उपेक्षा करती थी। इसलिए अचानक कुछ काली महिलाएं, मैंने नाम याद नहीं आ रहा, ग्रिमके नाम है, एक पाठ में नाम याद आ रहा, ध्यान से नहीं आ रहा। कुछ महिलाएं जो ब्लैक महिलाएं थी उस संगठन से बाहर हुई और उन्होंने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि जब तक गोरे और काले का भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक महिला मुक्ति संभव नहीं है। यही हालत भारत में भी रहा, यही हालत भारत में भी रहा। भारत में महिला संगठन रहे, आजादी के पहले से ही भारत में महिला संगठन सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट आदि आदि के रूप में प्रयासरत रहे। 1970-80 के बाद और ढेर सारे महिला संगठन बने। पर जो महिला संगठन हुआ करता था उस महिला संगठन के अंदर जो दलित महिलाएं थी उनके साथ भेदभाव का बर्ताव महिला संगठन में होता था। उधर भारत में महिला संगठन पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड बना। भारतीय जनता पार्टी ने अलग महिला संगठन बनाया, कांग्रेस ने अलग महिला संगठन बनाया, कम्युनिस्ट पार्टी ने अलग महिला संगठन बनाया, दलितों की पार्टी ने अलग महिला संगठन बनाया। तो भारत में भी एक ब्लैक फेमिनिज्म के तर्ज पर मूवमेंट उभर कर सामने आता है। सेक्शनल फेमिनिज्म भी हम इसको कहते हैं। अलग अलग सेक्शन की महिलाएं की मांगे अलग अलग है, अलग अलग सेक्शन की महिलाओं की समस्या अलग अलग है। भारत में गरीब महिलाओं के मुद्दे को, दलित महिलाओं के मुद्दे को दलित फेमिनिज्म के द्वारा उठाया गया। इनके अलग संगठन, अलग नेता और इनके मुद्दे को लेकर के आंदोलन सक्रिय किया गया, आज भी सक्रिय है। दलित महिलाओं की मांग है कि भाई हम लोग एक तरफा नहीं कई तरफा मार झेल रहे। एक तरफ हम स्त्री होने के नाते पुरुष का शोषण झेल रहे हैं, तो ऊपर से दलित होने के नाते ऊंची जातियों का शोषण झेल रहे हैं। वो सामान्य महिलाओं की समस्या से हमारी समस्याएं ज्यादा गंभीर है, हमारे मुद्दे ज्यादा गंभीर है। हम दो तरफा मार झेल रहे। दलित फेमिनिज्म के प्रमुख पहलू यही रहे हैं। गरीब महिलाओं के मुद्दे, दलित महिलाओं के मुद्दे आदि, इसको सेक्शनल फेमिनिज्म, इसको दलित फेमिनिज्म, पहले भी मैंने आपको बता दिया था। इस काल की प्रमुख घटनाओं की बात करें, किए गए प्रयास की बात करें, 75 से 2005 तक अनेक स्वायत्त महिला संगठनों का उद्भव इसी पीरियड में होता है बच्चा। गतिशील महिला संगठन 1974, ठीक है, जैसे पुरोगामी महिला संगठन, स्त्री मुक्ति संगठन, महाराष्ट्र फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन,
सहेली, अस्मिता, विमोचना आदि, और इन संगठनों में पुरुष सदस्यता पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी यहां आकर के भारत में महिला आंदोलन पुरुष प्रतिस्पर्धी हो जाता है। खास करके संगठन बनता है लेकिन प्रतिस्पर्धी बाद में होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 80 के दशक, 90 के दशक के बाद ये ज्यादा होता है। चतुर्थ चरण को ही हम ज्यादा इस पर फोकस करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पुरुष प्रतिस्पर्धी पहले भी हो गया था। इसी फेज में दो अनेक पार्टी आधारित महिला संगठनों का उद्भव होता है। महिला कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का, दुर्गा वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी का, एडवा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, भाकपा का, और FIW CPI आदि का। ठीक है, FIW है CPI का है, एडवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है। पुरोगामी महिला संगठन और स्त्री मुक्ति संगठन द्वारा देवदासियों की समस्या को लेकर आंदोलन शुरू किया गया। महाराष्ट्र में दलित महिला संगठन, बेंगलुरु में रुथ मनोरमा द्वारा NFDW 2006 का गठन किया गया। 2006 में शर्मिला रेगे ने एक किताब लिखी, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, राइट। इसमें इन्होंने भी वही बातें कही कि एक तरफ हम जातीय असमानता के शिकार हैं तो दूसरी तरफ लिंग असमानता के शिकार हैं। आदि के नेतृत्व में दलित महिलाओं के मुद्दों को लेकर के आंदोलन इस पीरियड में तेज रहा। एडवा और NFIW ने कामकाजी महिलाओं को लेकर के आंदोलन, मुद्दे को लेकर के आंदोलन शुरू किया। जो नौकरी करने वाली महिलाएं हैं, देवकी जैन और बीणा मजुमदार द्वारा घरेलू श्रम को श्रम का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू किया, और राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया। इन सब आंदोलनों का परिणाम है पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इन्हीं आंदोलनों का परिणाम है कि विधानसभा में और लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण का बिल पारित किया गया 2023 में, सितंबर 2023 में। तो कहीं ना कहीं हर लेवल पर महिला आंदोलन आज भी सक्रिय है। ये 90 के बाद की कहानी है। एंजेलिका अरिबम फेम फर्स्ट फाउंडेशन की संस्थापना की गई और इनके द्वारा महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व को बढ़ावा देने हेतु आंदोलन शुरू किया गया। यानी महिलाओं के पॉलिटिकल इंपावरमेंट को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, इला भट्ट का नाम आपने सुना होगा, सेवा, इला भट्ट का सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, इन्होंने एक NGO बनाया और आज महिलाओं के, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए सबसे एक्टिव मूवमेंट अगर कोई NGO जाना जाता है तो यही NGO जाना जाता है। इन्होंने गुजरात के क्षेत्र में महिलाओं को, खास करके गुजरात मुख्य एरिया, अगल बगल के और इलाके में महिलाओं को इन्होंने मोबिलाइज किया, उनको उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया, उनको अमूल्य दूध जो है उस कंपनी से जोड़ा, उनको ढेर सारे स्वयंसेवी संस्थाओं का गठन करके, ढेर सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करके इन्होंने महिलाओं को, अपने महिलाओं के द्वारा पशुपालन को प्रोत्साहित किया। महिलाओं के ढेर सारे 4-4, 5-5 भैंस गायें रख करके उन्होंने दूध उत्पादन का काम शुरू किया। उनके द्वारा दूध उत्पादित दूध को इन्होंने, अमूल्या का नाम सुना होगा, अमूल्या ब्रांड है एक जो कि चॉकलेट बनाता है, दूध का उत्पाद बनाता है, उसके साथ कोरिलेट किया और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में आज सबसे एक्टिव रोल निभाने में इला भट्ट का नाम लिया जाता है, इनके सेवा का नाम लिया जाता है। इनकी भी गतिविधि आंदोलनकारी रही, आंदोलन के रूप में रही। सुनीता नारायण, नंदनी साहू के नेतृत्व में इको फेमिनिज्म की विचारधारा के तहत पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर के आज भी आंदोलन चल रहा है। ये सभी वर्तमान में आंदोलन करने वाले संगठन है, वर्तमान की महिला संगठन है। स्त्री हिंसा और यौन उत्पीड़न के खिलाफ अनेक आंदोलन, जैसे दहेज विरोधी चेतना मंच, कर्णिका, मानसी के नेतृत्व में दहेज कानून में बदलाव लाने के लिए आंदोलन सक्रिय हुआ। परिणामतः दहेज कानून में बदलाव भी लाया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU के छात्रों द्वारा स्त्री संघर्ष और एक्शन इंडिया के नेतृत्व में ओम स्वाहा नुक्कड़ नाटक, आप देखे होंगे कहीं कहीं JNU के छात्रों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, इस कॉल्ड ओम स्वाहा। ठीक है, और उस नाटक के माध्यम से महिलाएं कैसे उत्पीड़न की शिकार है, कैसे पुरुष महिलाओं का शोषण कर रहा है, उसको समाज के सामने लाने का प्रयास किया गया। समाज में इस दिशा में अवेयरनेस फैलाने का प्रयास किया गया और दहेज प्रथा का विरोध किया गया कि कैसे दहेज को लेकर के लड़की का माँ बाप जो है परेशान रहता है, लड़के के माँ बाप द्वारा प्रताड़ित किया जाता है आदि। मुंबई में बलात्कार विरोधी मंच द्वारा स्त्री हिंसा को लेकर आंदोलन किया गया। अदिति के नेतृत्व में रीता बनर्जी 50 मिलियन मिसिंग, कन्या भ्रूण हत्या, ये 50 मिलियन मिसिंग मतलब 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ महिलाएं, इनके आंकड़े के अनुसार
पेट में ही मार दी गई। इस कॉल 50 मिलियन मिसिंग द्वारा भारत में कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या के विरोध में आंदोलन चलाया जा रहा है। 2004 में मनोरमा बलात्कार कांड, 2012 में निर्भया कांड, 2004 में मनोरमा बलात्कार कांड हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में उसको लेकर के महिला संगठन काफी सक्रिय हुआ और महिला आंदोलन, मतलब वो एक उदाहरण है, नोन उदाहरण है, काफी चर्चित उदाहरण है मनोरमा बलात्कार कांड को लेकर के। ये वहां असम राइफल्स के जवानों ने मनोरमा नाम की महिला के साथ एक रेप किया था। उस रेप के बाद वहां की महिलाएं संगठित हुई और जाकर के असम राइफल्स के मुख्यालय के सामने लगभग सैकड़ों महिलाएं एकदम बिल्कुल नंग दंग खड़ी हो गई। 100% नग्न होकर के उन्होंने कहा कि आओ हमारे साथ रेप करो, ललकारा। ये विश्व मीडिया में ये मुद्दा फैला, वैश्विक बहस का मुद्दा बना। तो इसलिए मनोरमा बलात्कार कांड एक बहुत महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। उसी तरह से निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ, निर्भया के साथ रेप हुआ और उनकी हत्या कर दी गई, उस मुद्दे को लेकर के भी महिला आंदोलन काफी सक्रिय रहा और सरकार को इस दिशा में कठोर कानून का निर्माण करना पड़ा। ठीक है, तो ये सारे आंदोलन की चर्चा हम कर सकते हैं। मुक्ति, फ्रीडम आदि के नेतृत्व में समलैंगिकता के को सामाजिक मान्यता देने के लिए आंदोलन सक्रिय है और फाइनली 2018 में समलैंगिकता को सामाजिक मान्यता, कानूनी मान्यता मिल गई है। लेकिन समलैंगिक विवाह के लिए अभी भी आंदोलन एक्टिव है, काम कर रहा है, बट अभी भी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिली। और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, जो जनवरी मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था, सुनवाई की थी 10 दिनों की, उस डिसीजन में समलैंगिक विवाह को भी सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दी है, लीगलाइज नहीं किया है। लेकिन ये आंदोलन आज भी इस दिशा में काम कर रहा है, सक्रिय। ठीक है, 1990 से 2005 तक, अब थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं बच्चा। महिला आंदोलन में तीव्रता आई, लेकिन यह विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर विभक्त रहा। 2005 में अलग अलग आइडियोलॉजी में बट गया। लेकिन एक और चीज दिखाई देता है, खास करके 2010 के बाद निर्भया कांड, महिला आंदोलन में एक एकजुटता दिखाई देती है। जैसे निर्भया कांड में सारे विचारधाराओं पर आधारित जितने भी महिला संगठन थे, सबने मिलकर के महिला अधिकारों को लेकर के आंदोलन किया। तो अलग अलग विचारधारा के आधार पर अलग अलग डफली अलग अलग राग में विखंडित नजर आते हैं। इससे लगता है कि महिला आंदोलन कमजोर है, अलग अलग विचारधाराओं में बटा हुआ है। लेकिन 10 के बाद इसमें एक एकीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, यही लाइन इसमें लिखा गया है। परंतु 2005, मुख्यतः 2010 के बाद महिला आंदोलन में एकीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ, जहां विभिन्न मुद्दों पर सभी महिला संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन किया, जिसे 16 दिसंबर 2012 के निर्भया कांड के विरोध में उत्पन्न आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, ये रहा भारत में महिला आंदोलन। लगभग कंटेंट की कमी आपको नहीं है, ये सब लिखवाता तो बहुत समय लग जाता हमारा। ठीक है, ये सब मैं पीडीएफ में आपको कल दे देता हूं। ये है हमारा महिला आंदोलन के रूप में किया गया प्रयास। अब हम महिला आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे, और मूल्यांकन जब भी हम करते हैं तो उपलब्धियां गिनाते हैं, और उपलब्धियां में गिनाएंगे कि निश्चित रूप से भारत में आजादी के पहले और आजादी के बाद महिला आंदोलन भारत में महिलाओं के रक्षोपाय और बेहतरी के दिशा में एक बहुत बेहतरीन प्रयास रहा है। इन महिला आंदोलन का एक प्रभाव रहा महिलाओं में, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के अवेयरनेस आया, समाज में महिलाओं के देखने का, समाज का नजरिया बदला। तो दूसरी तरफ सरकार पर दबाव बनाकर महिलाओं के संरक्षण में के लिए ये ढेर सारे कानून बनाने के लिए इन्होंने सरकार को विवश किया। परिणामतः ढेर सारे कानूनी प्रयास सरकार के द्वारा किया गया, ढेर सारे कानून का निर्माण सरकार के द्वारा किया गया, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण संभव हुआ। ठीक है, तो इसमें ढेर सारे कानूनी प्रयास की चर्चा हम कर सकते हैं। फिर हम सेकेंड डायमेंशन देंगे, कमियां, असफलता के बिंदु, अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर है। क्यों भाई? क्योंकि आज भी लिंग समानता के कई तत्व, कई रूप आज भारतीय समाज में देखे जा सकते हैं। ग्रामीण समाज में और ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कई रूप आज भी विद्यमान है। आज भी महिलाओं के साथ बलात्कार, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं को सार्वजनिक स्तर पर छेड़छाड़,
घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे मामले आज भी भारतीय समाज में सामान्य हैं। कमी आई है, बट ये महिलाओं की निम्नतर स्थिति पूरी तरह से दूर नहीं हुई है, लिंग समानता पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है। एक डायमेंशन हमने और खींच दिया है यहां पर कि क्यों अपेक्षित लक्ष्य से हम क्यों दूर हैं, अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिल पाई। तो हम इसके कुछ कारणों की चर्चा किए हैं। पहला कारण, भारत में महिला आंदोलन महिलाओं के आधार पर न होकर अलग अलग जाति और समुदायों में बटा रहा। पहला पॉइंट, भारत में महिला आंदोलन अलग अलग राजनीतिक दलों के विंग के रूप में काम करता रहा। दूसरा पॉइंट, भारत में महिला आंदोलन ढेर सारे विचारधाराओं से प्रभावित होकर दिशाहीन हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी का महिला संगठन है, तो कभी भी सरकार के विरोध में वो नहीं बोलेगा। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का महिला संगठन कभी भी कांग्रेस की सरकार के विरोध में नहीं बोलेगा। अरे भाई, उसे महिलाओं के हित में बोलना चाहिए और जरूरत पड़ी तो सरकार के विरोध में भी बोलना चाहिए, सरकार को दबाव बनाना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाकर महिलाओं के फेवर में कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन भारत में अलग अलग राजनीतिक दलों के घटक के रूप में काम करने के कारण महिला संगठन जो है वो महिलाओं के पक्ष में कम और राजनीतिक दलों के पक्ष में अधिक काम करते नजर आते। ये एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण भारत में महिला आंदोलन का जो प्रयास रहा वो बहुत सफल नहीं रहा, या कहा जाए तो अपेक्षित सफलता से दूर रहा। ठीक है, और फिर हम इसी को सुझाव में कर सकते हैं कि अगर इन कमियों को दूर कर दिया जाए तो हम लोग महिला आंदोलन को, लेकिन हम लोग हमेशा आंदोलन पर सुझाव नहीं देते हैं। बच्चा याद रहे, हम समीक्षा कर देते हैं, अपेक्षित लक्ष्य से दूर रहने के कारणों की चर्चा करते हैं, लेकिन हम ये थोड़ी कहेंगे कि और जोर शोर से महिला आंदोलन करो और जोर शोर से ये आंदोलन करो। तो न तो दलित आंदोलन, कृषक आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला आंदोलन के लिए हम सुझाव नहीं देंगे। समस्या समाधान के लिए सुझाव दे सकते हैं, बट आंदोलन करने के लिए सुझाव हम कभी नहीं देंगे। इस तरह से समीक्षा हम लोग करके खत्म करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन, उपलब्धियां लिखेंगे, अंडरस्टूड है, इतना मैं आपको समझा चुका हूं कि कैसे मूल्यांकन करना है। आप समझते हो, आप लिख सकते हो। निश्चित तौर पर भारत में महिला आंदोलन के रूप में जो किए गए प्रयास रहे वो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण रहे। इसने न केवल महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति अवेयर किया, बल्कि समाज का नजरिया भी महिलाओं के प्रति देखने का बदला और महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम रहा। इसने सरकार पर भी दबाव बना करके महिलाओं के फेवर में कई कानून का निर्माण करवाने में सफल रहा। महिला आंदोलन का ही प्रभाव रहा दहेज निषेध अधिनियम 1986, 2006, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और फिर घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2006, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन अधिनियम 2006, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 और उसमें विभिन्न संशोधन, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013, महिला विकास नीति में परिवर्तन और अनेक विकास कार्यक्रमों का निर्माण, सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021, एमटीपी एक्ट 2021, समलैंगिकता और लिव इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये सभी के सभी कहीं न कहीं महिला आंदोलन के प्रभाव को परिलक्षित करते हैं, महिला आंदोलन की सफलता को परिलक्षित करते हैं और इन महिला आंदोलन से निश्चित तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण संभव हुआ है। ये सब हम उपलब्धियों की चर्चा पूरा का पूरा करेंगे। फिर सेकंड डायमेंशन हम दिखाएंगे कि कमियां असफलता के बिंदु, परंतु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं और लिंग असमानता और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कई रूप आज भी विद्यमान है, जैसे ... चारों तरफ नजर घुमाओगे, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कई रूप आपको दिख सकते हैं, लिंग असमानता के कई तत्व आपको दिख सकते हैं। उन तत्वों की चर्चा यहां कर देनी। अब दिखना है कि मूल्यांकन में हमको कितना जगह मिला है, कितना शब्द हमारे पास है, उसी हिसाब से आपको मैनेज करना है आंसर। सी, अपेक्षित लक्ष्य या अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का क्या कारण रहा है? पहला, महिला आंदोलन जाति और समुदाय के आधार पर विभक्त रहा है। दूसरा,
महिला आंदोलन ढेर सारी विचारधाराओं से प्रभावित होकर दिशाहीन हो गया। खास करके 2000 के बाद भारत में महिला संगठनों का विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित होने के कारण और राजनीतिक दलों के हितों के पक्ष में काम करने के कारण भी महिला आंदोलन महिलाओं के फेवर में प्रभावी नहीं रहा। उपरोक्त कारणों से महिला आंदोलन के रूप में सशक्त और संगठित प्रयासों की तीव्रता में कमी रही, फलतः अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। बट हम ये नहीं कहेंगे कि महिला आंदोलन बिल्कुल बेकार रहा। महिला आंदोलन निश्चित तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण रहा है। बच्चा, ये है आपका महिला आंदोलन जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग कल 2 टॉपिक हमारा बचा है, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 2 टॉपिक को लेकर के कल हम आते हैं। और आज महिला आपका पूरा खत्म, और महिला को मैंने पेपर 1 के लिए भी पढ़ा दिया, पेपर 2 के लिए भी पढ़ा दिया। ओवरऑल महिलाओं के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जितना देना था मैंने दे दिया। बच्चा, आज के डेट में आप केवल पेपर 1 और पेपर 2 ही नहीं, महिला पर अगर निबंध भी पूछे तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है। मैंने पूरा प्रयास किया कुछ पीडीएफ कुछ लिखाकर कि आपका महिलाओं के बारे में एक ओवरऑल व्यू आपका बने, एक समझ आपके पास विकसित हो। भारत में महिलाओं की स्थिति, भारत में महिलाओं की समस्या, भारत में महिलाओं की समस्या के कारण, भारत में महिलाओं की समस्या को दूर करने के लिए किए गए प्रयास, कल्याणकारी प्रयास, योजनागत प्रयास, संवैधानिक प्रयास, वैधानिक रक्षोपाय, नीतियां, ओवरऑल और विश्व के बारे में भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया कि क्लब करोगे निबंध वगैरह के लिए तो आप दोनों को अच्छा से करके लिख सकते हो। ओके, सो आज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एजुकेशन के साथ, और भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है, दशा दिशा, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो थैंक यू आज के लिए। मैंने प्रिंट भेज दिया है महिलाओं का, अभी महिला आंदोलन का भी मैं आपको भेज देता हूं।